नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बड़ी खबर उत्तराखंड से यही है कि 40 मजदूरों की जान आखिर कब बचेगी, कब उन्हें बाहर निकाला जाएगा। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन। टनल में ह्यूम पाइप डालना शुरू कर दिया गया। दिल्ली से मंगाई गई अमेरिकन ऑगर मशीन से पाइप अंदर डाली जा रही है। अब तक 12 मीटर तक पाइप अंदर जा चुका है। काम लगातार जारी रहने वाला है और 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 70 मीटर टनल के अंदर मलबा होने की बात कही जा रही है और उसके बाद मजदूर हैं। अब से कुछ देर पहले साइट पर मॉक ड्रिल भी की गई ताकि मजदूरों को जब निकाला जाए तो उस वक्त कैसे कार्रवाई हो। अभी भी रेस्क्यू में 1 से 2 दिन का वक्त और लग सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। बड़ा सवाल यही कि कब मजदूर बाहर आएंगे, क्योंकि 70 मीटर तक तो मलबा है। अगर मलबा और गिर रहा होगा अंदर तो ये दूरी कहीं और बढ़ ना जाए। मजदूर और बाहर मशीन के बीच की ये डर भी बना हुआ है। सिलक्यारा टनल हादसे का 5वें दिन भी बीत गया। 5वें दिन के ऑपरेशन में जरूर कुछ उम्मीद बनती हुई नजर आई। जो अगर बोरिंग मशीन यहाँ पर इंस्टॉल की गई थी उसने 5वें दिन अपना काम करना शुरू किया और रात होते होते करीब 2 पाइप मलबे में इंसर्ट किए जा चुके थे। एक पाइप की जो लंबाई है वो 6 मीटर की है, तो 2 पाइप यानी 12 मीटर आज उस मलबे में बोरिंग करने में सफलता अचीव हुई है। ये बड़ी उम्मीद बंधाती है उन तमाम लोगों को जो पिछले 5 दिनों से इस महा ऑपरेशन पर नज़र बनाए हुए हैं, महा ऑपरेशन से उम्मीद टिकाए हुए हैं। ये माना जा रहा है कि यदि ऑपरेशन इसी तरह से बिना किसी बाधा के आगे बढ़ता रहा तो 1 से 2 दिन में ज़रूर कुछ सफलता मिल सकती है। आप देख सकते हैं टनल के अंदर बारीकी से न्यूज़ 18 ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरह से टनल के अंदर काम चल रहा है। आपको जो इन मशीनों के साइड में जो सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है वो सीमेंट और रेत के कट्टे वहाँ पर भर के रखे गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक सामने आप देखिए पूरी तरह से ये टनल ब्लॉक हुई है। यहीं पर बोरिंग मशीन अपना काम कर रही है। आप जो जेसीबी ये मशीन को हिलते हुए देख रहे हैं, ये उस एमएस स्टील पाइप को लेकर जा रही है जिसको बोरिंग के बाद जिसको मलबे में फिट किया जाना है। धीरे धीरे जब एक के बाद एक पाइप कनेक्ट होंगे तो एक सुरंग सी मलबे के अंदर बन जाएगी और फिर वो समय भी आएगा जब इस मलबे को क्रॉस करते हुए ह्यूम पाइप जो एमएस स्टील पाइप हैं वो मलबे के दूसरी पार निकल जाएंगे, जहां पर पिछले 5 दिनों से 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचे और फिर जो 40 जिंदगियां दूसरे पार फंसी हुई हैं उनको सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा सके। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह आज उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। साथ ही जनरल वीके सिंह ने पाइपलाइन के जरिए फंसे मजदूरों से भी बात की। मजदूरों से कहा कि भारत सरकार आपके साथ खड़ी है, जल्द ही सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं क्योंकि अगर कोई तरह की रुकावट आ जाए तो उसको भी दूर किया जा सके और हम सब तरह के विकल्प इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और श्रमिकों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीनियर अधिकारियों से एक मीटिंग की है, जिसमें राधा रतूड़ी, विनय शंकर पांडे, मीनाक्षी सुंदरम मौजूद थे। सीएम धामी ने कहा कि पहली प्राथमिकता सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना है। अब आगे ऐसे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जाएगी। सीएम धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की ओर से भी लगातार घटना का अपडेट लिया जा रहा है। सभी लोग चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। सुरंगों का, टनल्स का, चूंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकाधिक इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे।
और इस वक्त सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील का रुख कर लेते हैं उनसे, अभी की मौजूदा जानकारी क्या है वो लेते हैं। सुनील, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट क्या है? देखिए मेनिका, रेस्क्यू ऑपरेशन अपने रफ्तार पर चल रहा है। अभी तक 2 MS स्टील पाइप जो 900 मिलीमीटर व्यास के हैं, जिनकी लेंथ 12 मीटर की है, 6 मीटर के ये पाइप हैं और 12 मीटर के 2 पाइप इंसर्ट किए जा चुके हैं, यानी कि बोरिंग हो चुकी है 12 मीटर की, जिसके अंदर पाइप भी इंसर्ट किए जा चुके हैं। तीसरे पाइप को कनेक्ट किया जा रहा है, उसकी वेल्डिंग हो चुकी है। वेल्डिंग की प्रक्रिया अभी जारी है, करीब 2 से ढाई घंटे की ये पूरी प्रक्रिया होती है, वो अभी जारी है। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, आज का दिन उम्मीदों भरा रहा। जो ड्रिलिंग मशीन है, उसकी जो बोरिंग है, वो एक कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद प्रशासन अब आगे के स्टेप पर काम करना शुरू कर दिया है कि जब वो 40 के 40 लोग वहां से रेस्क्यू किए जाएंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि मैक्सिमम 35 से 40 घंटे का समय लग सकता है, उसके बाद की तैयारियों को अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया है। मेरे साथ बलबीर हैं जो आज दिन भर इन तैयारियों को देखते रहे। बलबीर, इसके बाद क्या कुछ होना वाला है? 35-40 घंटे के बाद जब हम देखेंगे कि लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं, उसके बाद क्या प्लानिंग प्रशासन की? बिल्कुल सुनील, जिसको लेके प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि 35 से 40 घंटे के बाद जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो NDRF, SDRF और जो स्वास्थ्य विभाग है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और जिसको लेके हमने देखा आज की जो NDRF था वो मॉक ड्रिल करता दिखा और काफी शाम को काफी देर तक मॉक ड्रिल करता हुआ दिखा। और स्वास्थ्य विभाग ने भी 6 बेड तैयार किए हैं, क्योंकि जब अंदर से उन्हें बाहर लाया जाएगा तो पहले जो 6 बेड बनाए गए हैं वहां पे रखा जाएगा और उसके बाद उनकी कंडीशन को देखते हुए एम्बुलेंस वहां पे तैनात रहेगी और कंडीशन को देखते हुए जो जिला अस्पताल है या फिर हायर सेंटर है, हेली की मदद अगर लेनी होगी तो हेली की मदद से उन्हें देहरादून, एम्स जैसी जगह पे भेजा जाएगा। तो तमाम तैयारियां जो होती है अब, क्योंकि अब ये ऑपरेशन अंतिम दौर में है, 35 से 40 घंटे का पूरा वक्त इस ऑपरेशन में लगेगा जब से शुरू हुआ। तो पूरी तैयारियां तो जिला प्रशासन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर भी नजर रखी जा रही है और साथ ही है। इंतजाम भी कि जब मजदूर बाहर निकलेंगे तो किस तरह से उनका मेडिकल परीक्षण करवाया जाए और जरूरत पड़े तो अस्पताल तक ले जाया जाए। ये तमाम इंतजाम अभी कर लिए गए हैं। एक और सवाल मैं आपसे करूंगी, जब मजदूर पहले फंसे थे तो ये खबर आई थी कि 25 से 30 मीटर के अंदर वो फंसे हैं, फिर बाद में पता चला कि ये दूरी 70 मीटर की है, मलबा और गिर रहा है। क्या अभी भी मलबा और गिर रहा है, मिट्टी और धंस रही है? क्या ये दूरी बढ़ने का भी खतरा है? देखिए, मलबा तो लगातार गिरता रहेगा, उसके गिरने के चांसेस हैं, लेकिन जो ऑपरेशन की जो ड्यूरेशन है, जो 35 से 40 घंटे की हम बात कर रहे हैं, यानी कि कल शुक्रवार रात तक भी सफलता मिल सकती है या फिर आपको शनिवार दोपहर 12 बजे के बाद कुछ सूचना मिल सकती है। ये सब इसी उस पर आधारित है कि ये बिल्कुल तय नहीं है कि मलबा 50 मीटर में है, 60 मीटर या 70 मीटर में। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 मीटर के आसपास मलबा है और उसी के हिसाब से ये ड्यूरेशन बताई जा रही है कि करीब 10 ह्यूम पाइप में डाले जाएंगे, जो MS स्टील पाइप हैं, जिनकी 6 मीटर की जिनकी लेंथ है। उसके हिसाब से 35 से 40 घंटे, यानी कि हो सकता है कि शुक्रवार देर रात कोई अच्छी सूचना मिल जाए या फिर शनिवार करीब 11 से 12 बजे के बीच। इंतजार उसी अच्छी खबर का है कि कब सभी के सभी 40 मजदूर टनल से बाहर आ जाएं, सकुशल बाहर आ जाएं। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। बलबीर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। सिलक्यारा टनल में जहां 40 लोगों की जान बचाने का ऑपरेशन जारी है, वहीं सियासत भी हो रही है। टनल का दौरा करके लौटे कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि राष्ट्रपति को इसकी जांच करवानी चाहिए और तब तक टनल पर रोक लगा देनी चाहिए। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि मुख्यमंत्री तो मौके पर गए, लेकिन अब तक प्रभारी मंत्री नहीं गए और बीजेपी कांग्रेस पर राजनीति करने का अब आरोप लगा रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारा निवेदन है कि उस काम को तब तक बंद कर दिया जाए जब तक उसकी जोलॉजिकली रिपोर्ट स्पष्ट नहीं आती है। जोलॉजिकली क्या है? अगर जोलॉजिकली रिपोर्ट सही थी तो ये मग कहां से आ गया बीच में? पहाड़ी दरक गई। इस कंपनी की बिड सार्वजनिक की जानी चाहिए और गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए, तब जाकर के वहां पे काम शुरू किया जाना चाहिए। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के साइड लगने से दोनों पक्षों में विवाद हो गया, मारपीट शुरू हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने गाड़ी तोड़फोड़ की है गाड़ी में
और मामले को लेकर सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवा लिए हैं। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। तीन जने एक मोटरसाइकिल पे थे और एक और मोटरसाइकिल थी। उन्होंने रॉन्ग साइड पे शायद आके टक्कर मारी गाड़ी में, और टक्कर मारने के बाद फिर बच्चे जो है गाड़ी से बाहर निकले तो उनके ऊपर वहां पे पहले तो बेल्ट से मारा, माथे पे बेल्ट भी लगी हुई उसके, और मेरे बेटे के भी जो है यहाँ पे जो है पेट के पास जो है घाव है बने हुए बेल्ट के। अभी फिलहाल मुख्य आरोपी से 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, और बाकी जो इसमें 15-16 और लोग हैं जो सीटी फुटेज में हमें दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों की हम शीघ्र इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल धारा 307 और अन्य धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। इधर देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस डकैतों के कुछ करीब पहुंची है। बिहार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये बदमाश इतने शातिर थे कि डकैती की जगह पर पोर्टेबल सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करते थे। 9 नवंबर को राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में डकैती हुई। पुलिस की 12 से ज्यादा टीम अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही है। बिहार से पुलिस को पहली सफलता मिली। इस गिरोह के 2 सदस्य विशाल और अमित को बिहार के वैशाली से गिरफ्तार किया गया है, और इनसे पूछताछ में पता चला कि डकैती के दौरान मोबाइल सिग्नल से न पकड़े जाएं, इसके लिए पोर्टेबल जैमर का इस्तेमाल ये किया करते थे। ये दोनों आरोपी पटना की जेल में बंद अपने सरगना सुबोध की प्लानिंग पर काम करते थे। इन दोनों का काम डकैतों को गाड़ी, हथियार, सिम, मोबाइल और कपड़े उपलब्ध कराना था। पूछताछ के लिए लाए थे सर। किस मामले में? वो देहरादून के मामले में सर। क्या हुआ? लूट हुआ था क्या? उसमें आपकी क्या भूमिका है? मेरी कोई भूमिका नहीं है। हाँ, तो कैसे आप, किनका है, कौन है? मेरे भाई का था। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार। देखिए, ये जो गैंग है इसमें काफ़ी मेंबर्स हैं, और उन्हीं में ये 2 थे जो कि लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराते थे, जैसे कि इनके द्वारा वर्चुअल फ़ोन उपलब्ध कराया जाना, और घटना से पूर्व जो पैसों का ट्रांजैक्शंस है उसके भी कनेक्शंस इनके साथ मिले हैं। दून की वारदात के लिए भी करीब 2.5 महीने पहले डकैत देहरादून पहुंचे और सेलाकोई में रुककर वारदात के लिए प्लानिंग की। पकड़े गए आरोपियों ने 2 डकैतों के नाम उगले हैं, जिनमें प्रिंस कुमार और विक्रम कुशवाहा के नाम हैं। पुलिस ने दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। ये दोनों ही डकैती के मुख्य कर्ता धर्ता थे। जो प्रकाश में आया है प्रिंस कुमार और विक्रम कुमार, इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय स्तर से इनाम घोषित किया गया है, और ताकि इसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक प्रयास हो सके। दून में हुई डकैती के तार मध्य प्रदेश के कटनी, महाराष्ट्र के लातूर, बंगाल के सांगली से भी जुड़ रहे हैं, और इन सभी जगहों पर पुलिस टीम भेजी गई है। अब पुलिस पर भारी दबाव है कि जल्द से जल्द पूरी वारदात का खुलासा करे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। इधर रुद्रपुर के आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में बिक रही अवैध शराब के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कॉलोनी में हंगामा काटा तो विधायक शिव अरोड़ा भी पहुंच गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विधायक और पुलिस को अवैध शराब के अड्डे और घरों पर ले जाकर कच्ची और अंग्रेजी शराब बरामद कराई। जिसके बाद विधायक जिला आबकारी अधिकारी पर भड़क उठे और उन्होंने अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। डीओ का काम खाली ये है कि ठेके बांट देना, या कोई अवैध शराब भी तुम रोकोगे? नहीं, कहाँ रोकोगे? यहाँ तो जखीरे मिल रहे हैं। या मैं खुद खड़ा हूँ, यहाँ हजारों बोतलें मिल रही हैं अवैध शराब की। जब से तुम आए हो ना, ये 10 गुना अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया। जब से तुम आए हो, और तुम्हारा हाल मैं देख रहा हूँ। ये अपने रंगन ठीक कर लो तुम। सारे जहाँ घर में जा रहे हैं वहां सारी अवैध शराब मिल रही है। हर घर में अवैध शराब मिल रही है यहाँ पर। और तुम्हें पहले भी बता चुका 3 बार कि अपना दिमाग ठीक करो तुम। इस तरीके से काम होंगे तुम्हारे। नहीं, काम क्या कर रहे हो? अवैध शराब कौन रोकेगा? मैं रोकूंगा आके। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा और बेस अस्पताल शुरू करने को लेकर विधायक का आंदोलन स्थगित हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मीटिंग के बाद विधायक ने आंदोलन तो फिलहाल स्थगित कर दिया। अब मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण दोनों मांगों के जल्द पूरी होने की उम्मीद बढ़ गई है।
14 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर के बीच हुई मीटिंग कई मायनों में खास रही। नैनीसैनी एयरपोर्ट में हुई इस मीटिंग में जहां सीएम के कहने पर विधायक ने 12 दिनों से चल रहे आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है, वहीं सरकार ने भी नियमित हवाई सेवा और बेस हॉस्पिटल शुरू करने पर पूरी गंभीरता दिखाई है। असल में विधायक महर ने इन मुद्दों को लेकर आंदोलन की राह पकड़ी थी। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने विधायक को इन मुद्दों के समाधान का फोन से भी भरोसा दिलाया था, लेकिन बात बनी आमने सामने की मुलाकात पर। बहुत भावुक होकर के उन्होंने कहा कि मैं पिथौरागढ़ का बेटा हूं और पिथौरागढ़ का सबका भाई हूं। मैं पिथौरागढ़ के लिए कभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास अर्जित करो और मैं आपके विश्वास पे हमेशा खरा उतर करके बाहर निकलूंगा। और मैं आश्वस्त करता हूं सारे पिथौरागढ़ के लोगों को कि मैं 26 जनवरी से पहले इन सारी सेवाओं को प्रारंभ करूंगा। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा बीते 3 सालों से ठप पड़ी है। इन 3 सालों में प्लेन उड़ाने की कई तारीखें आई और गई। यही नहीं, 60 करोड़ की लागत से बेस अस्पताल भी बना, लेकिन पदों का सृजन नहीं होने से सफेद हाथी साबित हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने विधायक को अगले साल 26 जनवरी से पहले दोनों मुद्दों को हर हाल में समाधान का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री के भरोसे पर विधायक का आंदोलन तो स्थगित हो गया, लेकिन वादों पर अमल नहीं होने पर वो फिर से सड़कों पर उतरने का ऐलान भी कर रहे हैं। ये आंदोलन समाप्त नहीं किया है, इसे स्थगित किया है। 26 जनवरी तक ये आंदोलन स्थगित है, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के परिणाम का इंतजार करेंगे। पर उसके बाद अगर ये बात उनकी घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो हम इस आंदोलन को दुगने और पूरे पिथौरागढ़ के स्तर पे इसे उठाएंगे। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा की मांग दशकों पुरानी है। इस मुद्दे ने बीते 2 दशकों में हर चुनाव को प्रभावित भी किया है। ऐसे में अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ऊपर से मुख्यमंत्री धामी का गृह जिला पिथौरागढ़ है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तय तारीख में प्लेन भी उड़ेगा, अस्पताल भी चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उधर गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिलेट बेकरी आउटलेट का शुभारंभ किया। ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से खोले गए आउटलेट में मोटे अनाज से बने बेकरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो देहरादून के रायपुर और पौड़ी में बेकरी की शुरुआत की गई। बेकरी आउटलेट में शुभारंभ में मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव एसएस संधू और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मौजूद थे। पेराई सत्र की शुरुआत होने के साथ ही हरिद्वार के लक्सर शुगर मिल में पेराई शुरू कर दी गई है। मिल प्रबंधन और स्थानीय किसान नेताओं ने पूजा पाठ कर विधि विधान से मिल की शुरुआत की। बरसात के सीजन में आई बाढ़ के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे इस बार मिल में कम गन्ना पहुंचने की संभावना है। हालांकि मिल प्रबंधन 1.5 करोड़ क्विंटल गन्ने के मिल में पहुंचने की उम्मीद जता रहा है। वहीं स्थानीय किसान नेता गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। कोशिश रहेगी सभी किसानों की पूरे सीजन में भरपूर सेवा करता रहूं। 1.5 करोड़ क्विंटल गन्ने का टारगेट। उद्यान विभाग के घोटाले में विभाग से पहले ही दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि उद्यान विभाग का अगला कदम क्या होगा। वहीं एसआईटी जांच की बात कर रहे विभाग के मंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अब तक किस पर एफआईआर हुई है और कौन गिरफ्तार हुआ। करोड़ों रुपए के उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच के खिलाफ विभाग से पहले शिकायत करने वाले दीपक करगेती सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। दीपक करगेती की हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और उसी आदेश को उद्यान विभाग के अफसर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं। उत्तराखंड के किसानों और न्याय व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। हमने कैविएट फाइल की है और मैं यदि ये भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं तो मैं भी न्याय के साथ खड़ा हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो जाहिर है कि सवाल उठेगा कि विभाग सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहता, और अगर एसआईटी ने सही जांच की तो अब तक किस पर केस दर्ज हुआ, क्यों हाई कोर्ट को सीबीआई जांच ऑर्डर करनी पड़ी, यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है।
तो उद्यान मंत्री ने सीधे सवाल का उलझा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कार्रवाई की बात तो की, लेकिन जांच किसके आदेश पर होगी और कौन सी एजेंसी करेगी, ये नहीं बता पाए। हाईकोर्ट ने कहा है सीबीआई की जांच कराई है, तो एसआईटी की जांच आपने कराई थी, सीबीआई जांच करा दीजिए, क्या दिक्कत है। सीबीआई की जांच से आप बच रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो एसआईटी की जांच है उसमें भी कहीं ना कहीं खोट है। हालांकि जो उसमें हुआ उसमें क्या एक्शन हुआ, क्या एक्शन आपने किया, किसके खिलाफ आपने एफआईआर करी, किसके खिलाफ आपने रिकवरी निकाली, किसको आपने गिरफ्तार किया। जांच जहां से भी होगी, चाहे सीबीआई से हो चाहे एसआईटी से हो, कि कोई बचेगा नहीं। अगर आपने देखा होगा पूर्व में एसआईटी ने जितने मामले में जांच की, बड़े से बड़े लोगों को जेल भेजा गया और जो भी होगा माननीय चाहे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो चाहे उच्च न्यायालय का हो, उसका पालन किया जाएगा। कुल मिलाकर घोटाले की जांच पर अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। शिकायत करने वाला पक्ष विभाग से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि सीबीआई जांच के खिलाफ उद्यान विभाग सुप्रीम कोर्ट जाता भी है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर जाने माने कवि, लेखक और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज डॉक्टर हेमा जोशी की पुस्तक 2 पलकों की छांव में का विमोचन किया। डॉक्टर हेमा जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर रही हैं। प्रयागराज में आयोजित विमोचन समारोह में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डॉक्टर हेमा जोशी के पूर्व सहकर्मियों समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अपनी किताब में डॉक्टर हेमा जोशी ने 2 शहरों के लिए अपने प्यार को साहित्यिक रंग में पिरोया है। किताब में अल्मोड़ा की कहानी है, जहां डॉक्टर हेमा जोशी का जन्म हुआ, और दूसरा शहर इलाहाबाद है, जहां उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर वक्त बिताया। अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर रही डॉक्टर हेमा जोशी ने हिंदी के इस पूरे उपन्यास को बेहद खूबसूरती से पिरोया है। एक प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि पर आधारित ये किताब डॉक्टर जोशी के उन 2 दुनियाओं के साथ आंतरिक संघर्ष के बारे में है जिसमें वो रहती थी। एक रोमांटिक रमणीय परिस्थिति जिसमें वो बड़ी हुई, दूसरी तरफ उनका संघर्ष है जो उनके अंदर सामंजस्य और उनके चरित्र का निर्माण करता है। विमोचन के मौके पर प्रसून जोशी ने कहा कि 2 पलकों की छांव में उपन्यास को बहुत पहले ही प्रकाशित हो जाना चाहिए था। ये पुस्तक साहित्य की एक बांसुरी है और इसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा। प्रसून जोशी ने यह भी कहा कि उपन्यास का लेखन धीमी आंच पर पूरी परिपक्वता के साथ हुआ है। अगर आपको बांसुरी सुनने की नियत है तो यू विल हैव टू टेक द फ्लूटिस्ट अवे देयर एंड क्रिएट उसके छोटा से टीले पर उसको बिठाकर सुनने की पेशेंस रखनी पड़ेगी। एंड आई थिंक इनका जो साहित्य है उसमें बांसुरी है। क्रिकेट टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी 20 साल बाद अपने पैतृक गांव अल्मोड़ा पहुंचे। 2.5 घंटे का वक्त उन्होंने वहां बिताया। धोनी के आने से अब लोगों को बेहतर रोड, इंटर कॉलेज के साथ ही खेल का मैदान भी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। महेंद्र सिंह धोनी का गांव अब भी सुविधाओं से कोसों दूर है। ना तो गांव में सड़क है और ना ही कोई स्कूल। पढ़ाई के लिए बच्चों को 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। साथ ही गांव में कोई खेल का मैदान तक नहीं, जिससे युवाओं को खेल में मौका मिल पाए। धोनी के 20 साल बाद अपने गांव आने से लोगों को उम्मीद जगी है कि उनके गांव का भी अब शायद कुछ विकास हो सके। यहाँ पे ग्राउंड होता तो अच्छा होता, पर आए थे चाचा, यहाँ पे हमें खुशी है इस बात की, बहुत ज्यादा खुशी है। तो ग्राउंड होता तो और भी ज्यादा खुशी होती है, हमें बन जाता एक, और इंटर कॉलेज बन जाता, सारे स्कूल कॉलेज कुछ भी बन जाता तो और अच्छा रहता। आए हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पे। रोड के लिए कहा था तो साथ धोनी ने, पर यहाँ बनाई कहाँ, वहाँ अच्छी रोड तो है ही नहीं। इंटर कॉलेज बहुत दूर है, 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से। खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए हमको तो सबसे अच्छा। पहले ग्राउंड के लिए जमीन तो है पर ग्राउंड बना नहीं है वहाँ पर अभी। इस समय देश और दुनिया भर में वर्ल्ड कप क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है। धोनी ने अपने गांव लुआरी के मंदिर में पूजा अर्चना की और भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने की मनोकामना की। ग्रामीणों का मानना है कि इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी। क्रिकेट